हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 7 की सोशल साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे कि ये जो दिल्ली है हमारे देश की राजधानी वर्तमान में, इसके ऊपर किन किन लोगों ने शासन किया, और यह है इस पार्ट का पार्ट 1 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के समय में क्या स्थिति थी। तो जैसा कि स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गौरी भारत के उत्तरी हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित कर चुका था। कौन? मोहम्मद गौरी भारत के उत्तरी हिस्सों पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका था और वह स्वयं मध्य एशिया गौर की रियासत में रहता था। कहाँ रहता था वह? मोहम्मद गौरी वह मध्य एशिया, जो कि गौर उसकी जगह का नाम है, गौर का वह रहने वाला था। और कहाँ पर स्थित है वह? मध्य एशिया की एक रियासत है गौर, वहाँ पर वह रहता था। और वह अपने जीते हुए प्रदेशों को, यानी कि जहाँ जिन जिन प्रदेशों को वह जीत लेता था, उन प्रदेशों को अपने गुलाम अधिकारियों को वहाँ पर राज्य करने के लिए वह नियुक्त करता था। यानी मोहम्मद गौरी जिन जगहों पर या जिन राज्यों पर, जिन जिन देशों पर आक्रमण करके युद्ध में जीत लेता था, उन प्रदेशों पर वह अपने गुलाम अधिकारियों को राज्य करने के लिए रखता था। उन दिनों मध्य एशिया में ऐसी प्रथा थी कि युवकों को खरीद कर उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण देकर सुल्तान को बेच दिया जाता था। यानी कि मध्य एशिया में क्या प्रथा थी? मध्य एशिया में यह प्रथा थी कि युवकों को बेचा जाता था। बेचकर कुछ लोग उन्हें खरीद लेते थे और खरीदने के बाद उन्हें युद्ध की शिक्षा देते थे। युद्ध की शिक्षा देकर उन्हें फिर वह सुल्तान को, यानी कि वहाँ जो सुल्तान होता था, उसे बेच देते थे। ये सुल्तान के गुलाम कहलाते थे। क्या कहलाते थे ये युवक? सुल्तान के गुलाम कहलाते थे। पश्चिमोत्तर भारत के विजित प्रदेशों का गवर्नर ऐसा ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी कि हमारे देश के पश्चिमोत्तर भारत के विजित प्रदेशों का शासक ऐसा ही एक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक ने, जो कि गौरी जब मैंने उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के बाद ऐबक ने एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। कैसे राज्य की नींव रखी? स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के मरने के बाद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। किसको बनाया? अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। उसे स्वतंत्र शासक के रूप में उसने, यानी कि स्वतंत्र शासक के रूप में सन 1208 ईस्वी में उसे मान्यता मिली। वैसे तो वह एक गुलाम था और गुलाम होने के बाद स्वयं गुलाम था और गुलाम होने के बाद उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और स्वतंत्र शासक के रूप में उसने सन 1208 ईस्वी में उसे मान्यता मिली। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का शासन आरंभ होता है। यानी कि 1208 से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई है। कब से? 1208 ईस्वी से या सन 1208 से दिल्ली सल्तनत का समय शुरू होता है। और दिल्ली सल्तनत की हम चूंकि बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो में, तो दिल्ली सल्तनत पर 320 वर्ष शासन, मतलब कि दिल्ली सल्तनत काल के जो शासक रहे, उन्होंने 320 साल तक भारत पर शासन किया। यानी पूरी दिल्ली पर शासन किया और दिल्ली से ही पूरे देश पर राज्य किया या शासन किया। इसके बाद का जो समय आया वो मुगल काल कहलाया। और ये दिल्ली सल्तनत का में, यानी कि बहुत 320 साल कम नहीं होते, 320 साल तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य रहा। दिल्ली पर दूसरे व्यक्तियों का राज रहा, जो कि बाहर से आए थे और कौन थे? मुसलमान थे। तो इस तरह यह दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत हुई। इसके बाद अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश की शुरुआत
कब से कब तक हुई। गुलाम वंश की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का जो समय रहा वह गुलाम वंश कहलाया। कब से कब तक? 1206 से लेकर 1290 यानी कि 84 वर्ष तक का ये समय गुलाम वंश रहा। और इस पर सबसे पहले जो शासन किया वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था और उसके मरने के बाद उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी की प्रतिनिधि के रूप में उसने हांसी यानी कि हरियाणा, अजमेर, दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, कन्नौज, अलीगढ़, रणथंभौर, गुजरात पर विजय प्राप्त की। इन जितने नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं इन सभी शहरों पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी मतलब युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके बाद सुल्तान के रूप में उसने गजनी के शासक एलदोज के साथ कूटनीतिक प्रयासों से अपने राज्य की रक्षा की। यानी जब वह सुल्तान बन गया तो उसने गजनी का एक शासक था एलदोज, उससे अपने राज्य की रक्षा की। सिंध और मुल्तान के शासक कुबेचा की बढ़ती हुई शक्ति का उसने दमन किया। इसके अलावा बंगाल, बिहार के शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। क्या किया उसने? इसके अलावा उसने बंगाल और बिहार के जो शासक थे उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उसने मजबूर कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में रुचि थी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसे भवन बनवाने में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में रुचि थी और उसने दिल्ली में कुतुब मीनार जो कि उस समय की सबसे बड़ी एक मीनार मानी जाती है और इसी के नाम पर इसका नाम रखा है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का उसने निर्माण करवाया। इसके अलावा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे देश में बनने वाली पहली मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? पहली मस्जिद है, क्योंकि मुसलमान हमारे देश के नहीं हैं और हमारा देश हिंदुओं का देश था। तो सबसे पहले हमारे देश में भारत में जो मस्जिद बनाई गई थी उसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। यही पहली मस्जिद है जो सबसे पहले भारत में बनी थी। इसके बाद फिर जैसे जैसे मुसलमान आते गए और हमारे देश में मस्जिद का निर्माण होता गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, यह मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, इनका निर्माण करवाया। और इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और नाम था लाख बख्श के नाम से भी उसे जाना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मीनार का निर्माण करवाया था उसे हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। उस मीनार को मैंने, आप देख सकते हैं इस पिक में कुतुब मीनार की पिक यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है। तो ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और उसी के नाम पर है इसका नाम कुतुब मीनार। तो स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उनका जो बेटा था या जो पुत्र था उसे गद्दी पर बैठाला गया, जिसका नाम था आराम शाह। किंतु अयोग्य होने के कारण दिल्ली के नागरिकों ने प्रधान काजी की सलाह से ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। आराम शाह परास्त हुआ और उसका वध कर दिया गया और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। यानी कि इन शॉर्ट में मैं आपसे कहूँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था आराम शाह उसे गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन चूंकि वो अयोग्य था इस कारण से दिल्ली की जनता ने काजी प्रधान की सहायता से कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठाया और इन दोनों को आपस में लड़वाया, इन दोनों की लड़ाई करवाई, युद्ध करवाया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था आराम शाह उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था उसे दिल्ली का सुल्तान बनाया गया।
तो स्टूडेंट्स, यह कुतुब मीनार आप देख सकते हैं, यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और उसी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया है। आज भी यह दिल्ली में स्थित है। आप जब कभी दिल्ली जाएं तो इसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इस वाले स्लाइड में आपको कुतुब मीनार के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की भी पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यही पिक्चर मुझे यहाँ पर मिली, तो शायद मैंने आपको इसको दिखाने की कोशिश की है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कुतुब मीनार, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। इल्तुतमिश, अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश को उत्तरी भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को उत्तरी भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक, यानी तुर्की जो लोग थे उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश का जो शासन रहा वो कब से कब तक रहा? इल्तुतमिश का शासन रहा 1211 से लेकर 1236, यानी कि 25 वर्ष तक इसका शासन रहा। और गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अमीर सरदारों के विद्रोह का दमन उसने किया, जिसके प्रमुख थे कुबेचा, एलदोज एवं बंगाल के विद्रोही शासक। जालौर और रणथंभौर के शासक जो कि ऐबक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हो गए थे, उनकी बढ़ती हुई शक्ति का दमन भी इल्तुतमिश ने किया था। मंगोल आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की मतलब कि शासक बनी। रजिया सुल्तान हमारे देश भारत की पहली महिला शासक मानी जाती है। इल्तुतमिश की जो पुत्री है रजिया सुल्तान, इसे भारत की पहली महिला शासक का दर्जा दिया गया है। इसके पहले और किसी भी महिला ने हमारे देश के ऊपर शासन नहीं किया था, इसलिए यह भारत की पहली महिला शासक मानी जाती हैं और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। चूंकि इल्तुतमिश के पुत्र भी थे पर वो अयोग्य थे, इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को दिल्ली का शासक बनाया था। इल्तुतमिश के पुत्र अयोग्य थे, इस कारण उसने अपनी योग्य पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। रजिया पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती थी एवं युद्धों का नेतृत्व करती थी। यानी कि जो दिल्ली की शासक बनी रजिया सुल्तान, रजिया, इनका शासन रहा 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। कितने साल? इनका शासन 4 वर्ष ही रहा है रजिया सुल्तान का, 1236 से 1240 वर्ष तक। और रजिया सुल्तान के भाई भी थे लेकिन वो योग्य नहीं थे, इसलिए उनके पिता ने इन्हीं मतलब अपने राज्य की बागडोर संभालने के लिए कहा और बड़ी बखूबी उन्होंने निभाया। पुत्रों के होते हुए भी पुत्री को सिंहासन पर बैठाना मध्यकालीन इतिहास में एक नया कदम था। यानी कि जिस राजा के या जिस सुल्तान के पुत्र हों और उसके बाद उसकी बेटी को राज्य की या बागडोर दी जाए तो उस समय में उस समय भारत में उठाया गया एक यह नया कदम था। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी सुल्तान ने अपने बेटों के होने के बाद भी किसी बेटी को गद्दी पर बिठाया हो। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को अपना जो है सिंहासन वो दिया और वह गद्दी पर बैठी। और वह किस तरह बैठी थी? वह एक महिला होने के बाद भी पुरुषों के समान वस्त्र पहनती थी और फिर वह दरबार में बैठती थी और युद्धों का नेतृत्व भी करती थी। तो रजिया सुल्तान हमारे देश की पहली महिला शासक थी, जिसकी पिक मैंने इसके पहली वाली स्लाइड में आपको दिखाने की कोशिश की थी। अमीर तुर्की सरदार इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके विरुद्ध षड्यंत्र और विद्रोह करने लगे। यानी कि पुत्रों के होते हुए पुत्री को गद्दी पर बिठाना, यह बात अमीर तुर्की सरदारों को उस समय पसंद नहीं आई और उन्होंने इस बात का विरोध किया और उनके खिलाफ षड्यंत्र भी रचने लगे। इनमें से सबसे सशक्त विद्रोह भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के नेतृत्व में हुआ। किसके? रजिया सुल्तान के विरुद्ध जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ वह भटिंडा के गवर्नर
अल्तुनिया के नेतृत्व में हुआ, जिसे दबाने के लिए रजिया ने लाहौर के ऊपर चढ़ाई कर दी। युद्ध में उसका सेनापति याकूत मारा गया। किसका सेनापति? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान का जो सेनापति थी वह मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, यानी कि अल्तुनिया से ही शादी कर ली और दोनों ने मिलकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, जिससे रजिया पराजित हुई और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? रजिया सुल्तान की। रजिया के पश्चात बहराम शाह, जो कि 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक, अलाउद्दीन 1242 से 1246 तक और नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265 तक सुल्तान बने, लेकिन वे सभी अयोग्य थे। यानी कि रजिया सुल्तान के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ जो कि उसके राज्य की बागडोर को अच्छी तरीके से संभाल सके और उसे आगे बढ़ा सके। इस तरह रजिया सुल्तान ने जिस राज्य को संभाला था उसके 1236 से लेकर 1240 तक, आखिरकार 1265 तक उसका अंत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो वंश आया वह था बलबन का। किसका? बलबन का, जो कि 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक चला, यानी कि 20 साल तक। तो स्टूडेंट्स, दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में 1206 से शुरुआत हुई है और अब ये आगे बढ़ते बढ़ते आप जानेंगे कि किस किस समय में किन किन शासकों ने दिल्ली के ऊपर शासन किया है। तो अब हमने रजिया सुल्तान के बाद नेक्स्ट जो है बलबन ने 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक, यानी 20 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। इस समय 40 तुर्की अमीरों का दल अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। किसके समय? बलबन के समय 40 अमीर तुर्की सरदार थे और काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे वो। 1246 में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। कब? 1246 में इस दल ने इल्तुतमिश के जो पुत्र थे नसीरुद्दीन महमूद, उनको सुल्तान बनाया था और महमूद ने बलबन नामक अमीर को अपना वजीर बनाया। महमूद जो कि इल्तुतमिश का पौत्र था, उसने बलबन नामक एक अमीर को अपना वजीर मीन्स होता है प्रधानमंत्री, नियुक्त किया। संतानहीन नसरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात वजीर बलबन स्वयं सुल्तान बन गया। तो जो नसरुद्दीन महमूद था उसने अपना एक वजीर, यानी कि उसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था बलबन, उसे मतलब अपने सेनापति बनाया था और उसको प्रधानमंत्री बनाया था। महमूद ने बलबन नामक एक अमीर को अपना वजीर नियुक्त किया था, यानी कि अपना प्रधानमंत्री बनाया था। और संतानहीन थे जो नसरुद्दीन महमूद, तो यानी उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी, अपना कोई वारिस नहीं था, जिस कारण बलबन ने नसरुद्दीन मृत्यु के पश्चात स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। यानी कि नसरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात बलबन स्वयं सुल्तान बन गया। बलबन ने 20 वर्ष तक नायब ए मुमलिकियात प्रधानमंत्री पद पर रहकर तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में निरंकुश शासन किया। तो इस तरह टोटल 40 वर्ष तक बलबन ने शासन किया, यानी 20 वर्ष तक तो उसने प्रधानमंत्री के पद पर रहकर शासन किया। इसके बाद नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद 20 वर्ष उसने सुल्तान के रूप में शासन किया। तो उसकी निरंकुश सत्ता थी, यानी कि उसके ऊपर किसी और का कोई अंकुश नहीं था। बलबन ने सुल्तान बनते ही तुर्की अमीरों की शक्ति को नष्ट कर दिया, क्योंकि वह सम्राट की निरंकुश शक्ति और प्रतिष्ठा पर विश्वास रखता था। उसने स्वयं को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया, यानी उसने अपने आप को यह माना कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि जो सुल्तान है वह ईश्वर है। उसकी नज़रों में सुल्तान की वैल्यू एक भगवान के समान थी। और उसने लोगों को सिजदा, यानी कि घुटने पर बैठकर सिर को भूमि तक झुकाना। सिजदा का मतलब होता है, सिजदा मीन्स होता है घुटने पर बैठकर सिर को भूमि तक झुकाना, करने के लिए कहा, यानी खुद को भगवान का दर्जा दिया और लोगों से सिजदा करने के लिए कहा। तो यह अपने आप में एक बहुत
मतलब कहना चाहिए गलत चीज़ है जो कि उसने की है। बलवन ने अनेक विद्रोहों का दमन भीषण नरसंहार और क्रूरता से किया। विद्रोहियों के प्रति अमानुषिक कठोर नीति के कारण उसे लोह और रक्त नीति का सुल्तान कहा जाता है। यानी बलवन ने कई विद्रोहों का दमन बड़ी भीषण नरसंहार से किया, यानी काफ़ी लोगों को उसने मारा और बड़ी ही क्रूरता उसने दिखाई। विद्रोहियों के प्रति उसने अमानुषिक यानी कि मानवों जैसे मानवों के साथ व्यवहार नहीं करते बल्कि जानवरों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उस तरह का व्यवहार उसने इंसानों के साथ किया और एक कठोर नीति को अपनाया। तो इसलिए उसे लोह और रक्त की नीति का सुल्तान कहा जाता है। लोह और रक्त, रक्त मीन्स होता है खून। बलवन एक न्यायप्रिय शासक था एवं गुलामों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों को कड़ी सजा देने के पक्ष में था। यानी कि जो बलवन था वह न्याय का पक्षधारी भी था और जो दूसरों के साथ अत्याचार करते थे उन्हें सजा देने के वह मतलब कि पूरे उस चीज़ को वह मानता था। यानी उस चीज़ का पूरा पक्षधर था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उसने शक्तिशाली सेना और गुप्तचर विभाग का गठन किया, पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई। यानी उसने शक्तिशाली सेना की नियुक्ति की, गुप्तचर विभाग का गठन किया। इसके अलावा उसने जो पुराने पहले से बने हुए किले थे, दुर्ग मीन्स होता है किला, उनकी मरम्मत करवाई तथा नए किलों का निर्माण करवाया। दिल्ली के आसपास के जंगलों को काट कर उसने चौकियों का निर्माण करवाया। इस प्रकार उसने मंगोल और मेवातियों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की और अपने साम्राज्य के विभिन्न आपदाओं से सुरक्षित रखा। इसके बाद आता है जलालुद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी वंश। तो अब बलवन के बाद आया खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला। यानी 30 साल, 1290 से लेकर 1320, तो 30 वर्ष का समय हो रहा है। खिलजी वंश का जो शासन रहा वो 30 वर्ष तक रहा। तो इसका जो सबसे पहला शासक था खिलजी वंश का वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से लेकर 1296 यानी कि इन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। दिल्ली के सरदारों ने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के सुल्तान केकुबाद की हत्या कर उसे सुल्तान बना दिया। दिल्ली के सरदार 1290 में गुलाम वंश के जो सुल्तान था केकुबाद, उसकी हत्या करके उसे सुल्तान बनाया था। किसे सुल्तान बनाया था? जलालुद्दीन खिलजी को। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उसकी आयु 70 वर्ष की थी। यानी जलालुद्दीन खिलजी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था शासन संभालने के लिए तब उसकी उम्र 70 वर्ष थी। यानी कि वह बहुत ही एजेड था, काफ़ी बूढ़ा था, 70 वर्ष की उम्र थी और वह साहसपूर्ण कार्य करने में सक्षम नहीं था। अक्षम था मीन्स सक्षम नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसने वह अवध का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी? अवध का सूबेदार था। उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी दक्षिण का एक मतलब कि शहर है, उसे जीता और अपार धन दौलत लेकर वह लौटा। अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण उसने अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन का वध किया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो 70 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था और उसका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि बहुत महत्वाकांक्षी था। जो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था यानी कि भाई का बेटा था, साथ ही साथ वह उसका दामाद भी था। दामाद था मतलब जलालुद्दीन ने उससे अपनी बेटी की शादी की थी। तो इस तरह उसके एक साथ 2 रिश्ते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के साथ एक भी रिश्ता नहीं निभाया और उसे मौत के घाट उतार दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। यानी अपने चाचा का उसने वध कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने आपको जलालुद्दीन खिलजी की यहाँ पर पिक दिखाने की कोशिश की है। यह जलालुद्दीन खिलजी की पिक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक उसका शासन रहा। कब से कब तक? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा।
तो इसके पहले जो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही थी कि अलाउद्दीन खिलजी, तो वो जो पिक थी वो अलाउद्दीन खिलजी की थी, जलालुद्दीन की नहीं थी। अलाउद्दीन साम्राज्य विस्तार की नीति में विश्वास रखता, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था वह साम्राज्य को बढ़ाने में विश्वास रखता था। वह विश्व विजेता बनना चाहता, यानी वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। और वह अपने आप को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी कहता था। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी था वह पूरे विश्व को जीतना चाहता था और वह अपने आप को दूसरा सिकंदर मानता था, सिकंदर शानी। और उसने गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, इसके अलावा चंदेरी एवं मांडव पर विजय प्राप्त की। तो उत्तर भारत में विजय प्राप्त करने के बाद मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत के देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र के राजाओं को पराजित किया। मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए जिन्हें वह रोकता रहा, यानी कि चंदेरी, मांडवगढ़, उज्जैन, गुजरात, इन राज्यों को उसने जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह कौन कौन सी व्यवस्थाएं की, इनको हम जरा देख लें। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा की तथा साम्राज्य विस्तार के लिए बड़ी सेना रखना आवश्यक समझा। इसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी, अतः उसने बाजार नियंत्रण लागू किया, कुशल तथा ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति की जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी। दुकानदारों द्वारा बाजार के नियमों का पालन न करने पर कठोर दंड दिया जाता था। बाजार भाव में निगरानी रखने के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था की। सरकारी गोदाम स्थापित किए गए। अकाल पड़ने पर गोदामों से खाद्यान्नों की पूर्ति की जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह कुछ नए बदलाव किए कि बाजार पर उसने नियंत्रण रखा और नई नई कुछ चेंज किए, और जिनको नहीं मानने पर वह लोगों को दंड देता था। इसके अलावा राजस्व नीति, राजस्व यानी कि कर की नीति। उसने भूमि के माप के आधार पर लगान का निर्धारण किया, यानी कि जिसकी जितनी भूमि है उसको नापने के बाद उसके आधार पर वह कर लेता था। उपज का आधा हिस्सा भूमि राजस्व के रूप में तय किया, यानी कि जिसकी जितनी फसल की पैदावार हुई है, जितनी उपज हुई है, उसका आधा भाग यानी 50% वह कर के रूप में जनता से लेता था। इसके अलावा चारागाह कर, आयात कर, जजिया, खम्स, जकात आदि करों में उसने वृद्धि कर दी। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इस तरह 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। फिर उसके 4 साल बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे नसरुद्दीन खुसरो शाह, उनकी हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि खिलजी वंश के बाद में दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की शुरुआत हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।